हाय, दिस इज़ कुशांक। अभी तक हमने सेक्शन 37 तक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के समझ लिया है। अब इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 38, 39, 40, 41, 42 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को समझेंगे। हमने ये सब समझ लिया कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन लगा के क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से रूल्स फॉलो होते हैं, या सेटलमेंट किस तरीके से होता है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग किस तरीके से एंड होती है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, या जब आर्बिट्रल अवार्ड मिल जाता है उसको सेट असाइड किस तरीके से कराया जाता है, या उसके अंदर अपील के अंदर किस तरीके से जाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। अब इसके अंदर हमें समझना है सेक्शन 38 से सेक्शन 42। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 जो डिपॉजिट के बारे में बात करता है, किस चीज़ के डिपॉजिट के बारे में बात करता है, तो हम इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कहता है कि द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में फिक्स द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट और सप्लीमेंट्री डिपॉजिट की जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो फिक्स कर सकता है एक अमाउंट डिपॉजिट का या सप्लीमेंट्री डिपॉजिट का एज द केस वे बी एज एन एडवांस फॉर द कॉस्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 31 की एज एडवांस वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाए विच इट एक्सपेक्ट्स, जो कि वो आशा लगाता है कि ये अमाउंट जो है वो खर्च होगा किस चीज़ के अंदर, जो भी क्लेम सबमिट किया गया है, जो भी क्लेम सबमिट किया गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर उसको करने के लिए जो भी अमाउंट का खर्चा होगा उसके रिगार्डिंग एक अमाउंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास डिपॉजिट कर दिया जाए। अब अगर इसके साथ साथ अगर कोई काउंटर क्लेम भी अगर होता है तो काउंटर क्लेम के लिए भी वो एक सेपरेट अमाउंट फिक्स कर सकता है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है कि उसके लिए वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाए। अब ये जो अमाउंट होता है जो डिपॉजिट करना होता है, ये जो दोनों पार्टीज होती हैं, जो रिस्पोंडेंट और क्लेमेंट, जिसको आप ए और बी बोल सकते हैं, ये दोनों को अपने इक्वल शेयर्स के अंदर फिक्स करना होता है। यही बात हमें सबसेक्शन 2 के अंदर बताई गई है। सबसेक्शन 2 कहता है कि द डिपॉजिट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी पेबल इन इक्वल शेयर्स बाय द पार्टी, की जो दोनों पार्टीज हैं वो उसको इक्वल शेयर के अंदर देंगी। अब अगर एक पार्टी अपना शेयर देने से मना कर देती है या अपना शेयर नहीं दे पाती, तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो दूसरी पार्टी से उस पहली पार्टी का शेयर मांग सकती है। मतलब दूसरी पार्टी अपना शेयर तो देगी ही देगी, साथ ही साथ पहली पार्टी का शेयर भी देगी। मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट के माने गए तो ए को भी 10,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, 5,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, और बी को भी 5,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, क्योंकि दोनों को इक्वल शेयर डिपॉजिट करना होगा। अब अगर ए अपना शेयर देने से मना कर देता है जो कि 5,000 रुपये था, तो इस केस के अंदर जो बी है उससे उसका अमाउंट 5,000 रुपये और जो ए का अमाउंट है 5,000 रुपये वो मांगा जाएगा। अब अगर बी भी अपना अमाउंट देने से मना कर देता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सस्पेंड और टर्मिनेट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है कि ऐसा कर सकती है कि वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर दे या सस्पेंड कर दे जो कि उस क्लेम या काउंटर क्लेम से रिगार्डिंग है। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है और सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। अब वो जब जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट हो गई तो उसके बाद जो भी खर्चा हुआ, जो भी सारी चीज़ें हुई, जितना भी सारा जो अकाउंट्स था वो अकाउंट्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा आर्बिट्रल की जो आर्बिट्रेशन की जो पार्टीज थी उनको दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई अमाउंट बचता है सारे खर्चे के बाद तो वो भी पार्टीज को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यही हमें सेक्शन 38 के अंदर बताया गया कि किस तरीके से अमाउंट डिपॉजिट कराया जाएगा, कौन कितना शेयर देगा, अब शेयर नहीं देगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, और अगर जो अमाउंट बच जाएगा उसके साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो सेक्शन 38 हमें ये बताता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 40 के ऊपर, सेक्शन 39 के ऊपर। सेक्शन 39 लीन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट एज टू कॉस्ट बताता है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसके साथ लीन होता है, मतलब वो लीन होता है, और डिपॉजिट के बारे में बताता है कॉस्ट के रिगार्डिंग। क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 टू एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्री इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव लीन ऑन द आर्बिट्रेशन अवार्ड फॉर एनी अनपेड कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन, की अगर जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, उसके पास आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट लीन होगा अगर कोई भी उसकी कॉस्ट जो है आर्बिट्रेशन की पे नहीं की जाती पार्टीज के द्वारा। तो ये सबसेक्शन 1 बोलता है। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि if in any case an arbitral tribunal refuses to deliver its award, कि किसी भी तरीके से अगर किसी भी केस के अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड डिलीवर करने से मना कर देता है, किस चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट डिमांडेड बाई इट, इस वाली चीज़ को छोड़ के, तो द कोर्ट क्या कहेगा, ऑन एप्लीकेशन इन दिस बिहाफ, जब कोई भी पार्टी जो है इस बिहाफ के ऊपर एप्लीकेशन लगाएगी, ऑर्डर द
order that the arbitral tribunal shall deliver the arbitral award to the applicant on payment into court by the applicant of the cost demanded, कि भाई जिस एप्लीकेंट ने ये डिमांड की है कि भाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन दे, आर्बिट्रल अवार्ड दे, तो उस एप्लीकेंट से कोर्ट कहेगी कि ये अमाउंट मेरे पास पहले तो कोर्ट के अंदर डिपॉजिट कर, जो कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जिसकी वो डिमांड कर रही है, and shall after such inquiry if any as it think fits further order that the out of the money so paid in the court they shall be paid to the arbitral tribunal by way of cost। अब जो भी इसको अमाउंट ठीक लगेगा कोर्ट को कि जो मेरे पास अमाउंट डिपॉजिट कराया गया था एप्लीकेंट के द्वारा, इसमें से कितना अमाउंट एज अ कॉस्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पे करना चाहिए, तो वो उसको पे कर देगी। एंड दैट द बैलेंस ऑफ द मनी इफ एनी शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट, और अगर कोई अमाउंट बचेगा तो फिर वो वापस कर दिया जाएगा उस एप्लीकेंट को। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है an application under subsection 2 may be made by any party unless the fees demanded have been fixed by written agreement between him and the arbitral tribunal, and the arbitral tribunal shall be entitled to appear and heard on any such application। कि जो ये सबसेक्शन 2 के अंदर जब ये एप्लीकेशन लगाई जाती है वो किसी भी पार्टी के द्वारा लगाई जा सकती है अगर उनके द्वारा कोई भी एग्रीमेंट हुआ हुआ है इस रिगार्डिंग में, और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसके लिए मैंडेटरी होगा उसको कोर्ट के अंदर अपीयर होना ही होगा जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन लगेगी। फिर सबसेक्शन 4 बोलते हैं द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर्स एज इट थिंग्स विद रिस्पेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन। तो कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा कि भाई मुझे क्या जजमेंट देना चाहिए, क्या ऑर्डर करना चाहिए इस रिगार्डिंग, तो कोर्ट उस तरीके से अपना जो है जजमेंट देगा। एंड द आर्बिट्रल अवार्ड कंटेन्स नो सफिशिएंट प्रोविजन कंसर्निंग देम। तो ये सेक्शन 39 के अंदर हमें बता दिया गया कि सच की लीन होता है, मतलब कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है उसके अगेंस्ट लीन होता है अनक्लेम्ड कॉस्ट का, मतलब कि जो भी कॉस्ट अगर नहीं दी जा रही उसकी जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है तो उसके पास जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है उसके अगेंस्ट लीन होता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 40 के ऊपर। सेक्शन 40 डेथ की बात करता है कि जो पार्टीज़ हैं, जो आर्बिट्रेशन के अंदर पार्टीज़ थी, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, या फिर जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था उसके अंदर आर्बिट्रेशन की बात की गई थी और जब आर्बिट्रेशन का वक्त आया तो उसमें से कोई पार्टी जिंदा नहीं होती तो क्या होगा। तो सबसेक्शन 1 बोलता है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल नॉट बी डिस्चार्ज बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी, कि किसी भी पार्टी की डेथ से आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज नहीं करेगा देयर टू आइदर एज रिस्पेक्ट्स the diseased or as respects any other party but shall in such event be enforceable by or against the legal representative of the deceased। तो वो किसके अगेंस्ट अब एनफोर्सेबल होगा, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगेंस्ट अब ये एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल होगा। अब द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल नॉट बी टर्मिनेटेड। अब जब मान लीजिए कि ये तो था कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के वक्त वो मर चुका है, अब यहाँ पे जब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हुई उस वक्त वो मर गया और अब आर्बिट्रेटर जो है उसका मैंडेट आता है, तो वो इस बात से टर्मिनेट नहीं हो जाएगा कि जो उसके अंदर कोई पार्टी थी जिसने उसको अपॉइंट किया था उस आर्बिट्रेटर को, उसकी डेथ हो गई है। यही बात हमें सबसेक्शन 2 बोलती है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द ऑपरेशन और एनी लॉ बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय डेथ ऑफ द पर्सन। तो डेथ ऑफ पर्सन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमें सेक्शन 40 बताता है। फिर हम आते हैं इंसॉल्वेंसी के ऊपर, सेक्शन 41 के ऊपर, कि इंसॉल्वेंसी के केस में क्या प्रोविजंस हमें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर दिए गए हैं। तो इसका सबसेक्शन 41 का 1 जो है वो क्या बोलता है, वेयर इट इज़ प्रोवाइडेड by a term in a contract to which an insolvent is a party that any dispute arising thereout or in connection therewith shall be submitted to arbitration। कि भाई जो अब जो पार्टी इंसॉल्वेंट हुई है उसने अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट कर रखा था और उस एग्रीमेंट के अंदर ये बात थी कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। अब जब वो इंसॉल्वेंट होने की कगार पे आया, जब रिसीवर उसका अपॉइंट हो गया, तो वो रिसीवर क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लेता है। तो उसका अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अगर वो अडॉप्ट कर लेता है तो फिर जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था वो वैसा का वैसा एनफोर्सेबल होगा इस रिसीवर के अगेंस्ट। यही हमें सबसेक्शन 1 बोलता है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है वेयर अ पर्सन हु हैज़ बीन एडजर्ज एज एन इंसॉल्वेंट बैड, कि भाई जो व्यक्ति अब इंसॉल्वेंट हुआ है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बिकम अ पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मतलब अभी जब वो पार्टी था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर, उस वक्त वो इंसॉल्वेंट नहीं था, लेकिन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बाद वो उसके अंदर वो जो पार्टी थी वो इंसॉल्वेंट हो गई। एंड एनी मैटर टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइन इन कनेक्शन विद और फॉर द पर्पस ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, देन इफ द केस is one which subsection 1 does not apply, any other party or the receiver may apply to the arbitration agreement and any matter नहीं, यहाँ से नहीं, does not apply, any other party or the receiver may apply to the judicial authority
having jurisdiction in the insolvency proceeding for an order directing that the matter in question shall be submitted to arbitration in accordance with the arbitration agreement, कि कोई भी जो पार्टी है वो अप्लाई कर सकती है कि जो कौन किसके पास, जुडिशियल अथॉरिटी के पास, कि इसको arbitration agreement के पास भेजा जाए. And the judicial authority may, if its opinion that having regard to all the circumstances of the case, the matter ought to be determined by arbitration, make an order accordingly. तो अगर जो judicial authority है उसको लगता है कि ये जो मैटर है ये रिजॉल्व होना चाहिए आर्बिट्रेशन के थ्रू, तो फिर मतलब ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर तो फिर वो उसको उसके पास भेज देगी आर्बिट्रेशन के पास. और यहाँ पे जो रिसीवर है उसके अंदर ऑफिशियल असाइनी वर्ड इंक्लूडेड होगा. तो ये सेक्शन 41 के अंदर इंसॉल्वेंसी के बारे में बता रखा है कि अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या उससे पहले कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या क्या चीज़ होगी. फिर सेक्शन 42 के बारे में बताते हैं जुरिसडिक्शन. जुरिसडिक्शन मतलब कि किस कोर्ट के अंडर अगर कोई भी मैटर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है आर्बिट्रेशन से रिगार्डिंग, तो किस कोर्ट के पास उसकी पावर होगी कि वो उसके डिसीजन को डिसाइड करे, उस डिस्प्यूट को डिसाइड करे. तो उस कोर्ट के पास पावर होती है जिसके थ्रू आप आर्बिट्रेटर के पास गए थे. तो जिसके पास भी आपने ये सबसे पहली बार एप्लीकेशन लगाई थी उसी कोर्ट के पास अब इस रिगार्डिंग सारी पावर्स होंगी. अगर कोई भी फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होता है या आर्बिट्रेशन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है या कोई भी आपको एप्लीकेशन लगानी है इस रिगार्डिंग सेट असाइड की या कोई भी, तो वो आपको उसी कोर्ट के पास लगानी होगी. यही बोला जाता है इस सेक्शन के अंदर. where with respect to an arbitration agreement any application under the part has been made to in a court, the court alone shall have the jurisdiction. तो उसी कोर्ट के पास सिर्फ पावर होगी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग और सारी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग. तो ये सेक्शन 42 बोलता है. फिर सेक्शन 43 के ऊपर आते हैं जो कि लिमिटेशन के बारे में बताता है. अब लिमिटेशन के अंदर क्या बताया गया कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो जैसे बाकी लॉज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बाकी एक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसी तरीके से इस एक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है. और फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एंड द लिमिटेशन एक्ट एन आर्बिट्रेशन शैल बी डीम टू हैव कमेंस्ड ऑन द डेट रेफर्ड इन सेक्शन 21. तो किस दिन से मान लिया जाएगा कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, जो कि सेक्शन 21 के अंदर फिक्स किया गया है जिसके हिसाब से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के. फिर वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू सबमिट फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन प्रोवाइड दैट एनी claim to which the agreement applies shall be barred unless some steps to commence arbitral proceeding is taken within time fixed by the agreement, and dispute arises to which the agreement applies. The court, if it is of opinion that the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused, and notwithstanding that the proceeding is taken within a time fixed by the agreement, and the dispute arises which the agreement applies, the court, if it is of opinion that the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused, and notwithstanding that the times of fix has expired, and may on such terms, if any, as the justice as a case may require, extend the time for such period as it think proper. कि भाई जहाँ पे ऐसे कोई circumstances लगते हैं जहाँ पे undue hardship होती है, टाइम एक्सटेंड करना पड़ सकता है, कोर्ट को लगता है कि ये टाइम जो है एक्सटेंड कर देना चाहिए, तो कोर्ट वहाँ पे जो लिमिटेशन का पीरियड है वो एक्सटेंड कर देती है. वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट एन आर्बिट्रल अवार्ड भी सेट असाइड, कि जहाँ पे कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको सेट असाइड कर दिया जाए. द पीरियड बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन, तो जिस दिन आर्बिट्रेशन जो स्टार्ट हुई थी और द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और जो जिस दिन भी कोर्ट का ऑर्डर आया उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन एक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए. फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्यूट सो सबमिटेड, जो भी उसके पास डिस्प्यूट सबमिट हुआ है उसके लिए. तो ये हमने सेक्शन 38, 39, 40, 41, 42, 43 को समझा, जिसके अंदर हमने ये सारी बातें समझी हैं. अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम आगे के सेक्शंस को समझेंगे आर्बिट्रेशन के और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को पूरा ख़त्म कर लें.